दोस्तों नमस्कार, मैं रिंकू मौर्य एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द मौर्य IFT क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों यदि बायर ने TDS डिडक्ट कर लिया है तो उसे सेक्शन 194 IA के अनुसार जिस मंथ में उसने TDS डिडक्ट किया है उस मंथ के ख़त्म होने के बाद अगले महीने के 30 दिन के अंदर फॉर्म 26 QB का यूज़ करते हुए उसे अपना TDS का अमाउंट डिपॉजिट कराना है और साथ में उसे TDS का रिटर्न भी फाइल करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है दोस्तों तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी या फिर TDS ऑन परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ऑनलाइन TDS डिपॉजिट करने के लिए या फिर TDS रिटर्न सबमिट करने के लिए आपको proteantinpen.com पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप सर्विसेज में चले जाएंगे। सर्विसेज में आने के बाद ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आप ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस के पेज पे आप पहुँच जाएंगे। या तो आप सर्विसेज से जा सकते हैं या फिर आप जब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप पहुँच सकते हैं। दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको जो पेज ओपन होकर के आता है ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस का, इसमें आप जब चले आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद TDS ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 QB, क्योंकि फॉर्म 26 QB में ही TDS जो है प्रॉपर्टी का जमा होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म 26 QB का पूरा डिटेल देखिए यहाँ पे सामने आ चुका है। फॉर्म 26 QB 4 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहले में टैक्स पेयर की इन्फो डालनी होगी, एड्रेस डालना होगा, थर्ड वाले ऑप्शन में प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालनी होगी और पेमेंट इन्फो यानी फोर्थ वाले ऑप्शन में। तो जैसे जैसे हम एक एक स्टेप्स करते जाएंगे अगला वाला जो स्टेप्स हमारे सामने आता जाएगा। तो पहले स्टेप्स में टैक्स पेयर की इन्फो हमें डालनी, यानी कि जो बायर जिसने की प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी डिटेल्स और बाकी जो सेलर है उसकी डिटेल्स इसमें सबमिट करनी है। टैक्स एप्लीकेबल, यदि किसी कंपनी ने टैक्स डिडक्ट किया है तो वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगी और यदि कंपनी को छोड़ के किसी और पर्सन ने डिडक्ट किया है टैक्स प्रॉपर्टी के सेल पर परचेस पर तो वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपका यहाँ अनचेक्ड है। ये फाइनेंशियल ईयर तभी आएगा जब पेमेंट और क्रेडिट डेट ऑफ पेमेंट या फिर क्रेडिट सेलेक्ट किया जाएगा फॉर्म में, जो कि आगे आपको मिलेगा सेलेक्ट करने के लिए किस डेट को आपने पेमेंट किया है सेलर को। इसके बाद असेसमेंट पीरियड उसी के अकॉर्डिंग ही अपने आप ये ले लेगा। टाइप ऑफ पेमेंट में TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी ये ऑटोमेटिक आता है। स्टेटस ऑफ द पेई सेलर और ट्रांसफरर, जो ट्रांसफरर है जो सेलर है उसका स्टेटस क्या है। जैसे कि मैंने बताया था कि सेक्शन 194 IA में जो ट्रांसफरर है जो सेलर है उसको रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। यदि कोई फॉरेनर है तो उस केस में सेक्शन 194 IA एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पैन नंबर ऑफ द बायर, यहाँ पे बायर का पैन नंबर इंटर करना है। जब बायर का पैन नंबर आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे उसकी कैटेगरी अपने आप आ जाती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो HUF हो, ठीक है, तो उसकी कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद बायर का जो परमानेंट अकाउंट नंबर फिर से यहाँ पे कंफर्म करना है आपको। कंफर्म करने के बाद फिर यहाँ पे आपको सेलर का पैन नंबर डालना है। सेलर को ट्रांसफरर भी कहते हैं और सेलर का जो परमानेंट अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे उसकी कैटेगरी ऑटोमेटिक ये आ जाएगी। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर सेलर का अगेन यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद फॉर्म 26 QB का जो दूसरा स्टेप है वो एड्रेस का है। तो एड्रेस में आपको कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ट्रांसफरी यानी कि जो बायर है उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है। इसमें है नेम ऑफ प्रीमाइसेस बिल्डिंग विलेज ये डालना है, फ्लैट ब्लॉक नंबर डोर रोड स्ट्रीट लेन नंबर, डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रेड से मार्क किया गया है तो सिटी यहाँ जरूर इंटर करनी है। स्टेट में आपको जो भी स्टेट से बायर बिलोंग करता है वो स्टेट उसे सेलेक्ट करना है। पिन कोड डालनी है। ईमेल आईडी यदि कोई है तो ईमेल आईडी डालना मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और वेदर मोर देन वन ट्रांसफरी और बायर, क्या एक से ज़्यादा बायर ने प्रॉपर्टी को खरीदा हुआ है। यदि यस है तो आप यस डालेंगे, नो है तो आप नो डालेंगे।
इसके बाद सेकेंड ऑप्शन में है कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ट्रांसफरर, यानी कि जो सेलर है अब उसकी भी डिटेल यहाँ पे पूरी इंटर करनी है आपको। तो यहाँ पे जो भी नेम ऑफ प्रीमाइसेस, फ्लोर, रोड, स्ट्रीट, लैंड, डिस्ट्रिक्ट सेलर का, सेलर कौन से स्टेट से बिलोंग करता है वो स्टेट यहाँ पे इंटर करना है, पिन कोड इंटर करना है, ईमेल आईडी यदि सेलर की अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर इंटर करनी है, और वेदर मोर देन वन ट्रांसफरर और सेलर, क्या एक से ज़्यादा सेलर ने प्रॉपर्टी सेल करी है, तो यदि यस है तो आप यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। इसके बाद ये फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फॉर्म 26 QB का प्रॉपर्टी डिटेल वाला पेज ओपन होगा। इसमें जो है प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स आपको इसमें सबमिट करनी है। तो पहले है कि टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें आपने क्या खरीदा है, लैंड खरीदा है या बिल्डिंग में जैसे कि शॉप्स, अपार्टमेंट, फ्लैट्स, बंगलो, आपने जो भी खरीदा है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी की डिटेल में उसकी जो एड्रेस है प्रॉपर्टी का वो यहाँ पे आपको इंटर करना है, ब्लॉक नंबर, रोड, सिटी, कौन से सिटी में प्रॉपर्टी है सिचुएटेड है। इसके बाद एड्रेस है प्रॉपर्टी जिस लोकेशन में है वो कौन से स्टेट में है वो स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड आपको इंटर करना है, डेट ऑफ एग्रीमेंट और बुकिंग, जिस डेट को आपका एग्रीमेंट हुआ प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए वो डेट यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है, डेट ले लेना है, मंथ सेलेक्ट करना है और ईयर सेलेक्ट करना है। कभी कभी क्या होता है कि एग्रीमेंट हो जाती है लेकिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बाद में होती है, तो जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है, जिस दिन बुकिंग हुई है उस डेट से आपका जो भी क्या बोलते हैं कि प्रॉपर्टी का जो डेट है वो माना जाएगा कि उस डेट से प्रॉपर्टी खरीदी गई है। इसके बाद प्रॉपर्टी का जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि जो टोटल सेल वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो आपको यहाँ पे इंटर करनी है। इसके बाद पूछ रहा है टोटल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी यानी कि जो आपने प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी पे करी है उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि होता क्या है कि प्रॉपर्टी के केस में जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू अलग होती है और सेल की वैल्यू अलग होती है, इसलिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको यहाँ पे इंटर करनी है। वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज़ हायर, वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज़ हायर देन द सेल कंसिडरेशन, तो यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यदि सेल कंसिडरेशन से या सेल वैल्यू से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे यस या नो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आएगा। पेमेंट की टाइप क्या है, क्या आप लमसम में पेमेंट कर रहे हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट में जब आप करेंगे यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख के ऊपर यदि हो जाती है तो इंस्टॉलमेंट में आप जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं तो आपको TDS काट के ही पेमेंट करना है। टोटल अमाउंट पेड क्रेडिटेड इन प्रीवियस इंस्टॉलमेंट, यदि आप इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीवियस इंस्टॉलमेंट की डिटेल्स आपको यहाँ देनी होगी। इसके बाद डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, डेट ऑफ पेमेंट टू द ट्रांसफरर और सेलर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेट जब आप इंटर करेंगे तो आपका फाइनेंशियल ईयर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पेमेंट की डेट आपको लेनी है या फिर जिस डेट को आप जो ट्रांसफरर है यानी सेलर है उसके अकाउंट को जब आप क्रेडिट करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, दोनों में से जो डेट पहले होगा वो डेट आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ टैक्स डिडक्शन, आप TDS कब डिडक्ट कर रहे हैं उसका भी डेट आपको इंटर करना है, क्योंकि जब आप पेमेंट करते हैं, जब आप क्रेडिट करते हैं तो उसी टाइम आपको TDS डिडक्ट करना है। तो ये डेट दोनों सेम हो तो अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों डेट आपको इंटर करनी है। इसके बाद अमाउंट पेड क्रेडिटेड करेंटली, अब यहाँ बी ऑप्शन में आपने कितना अमाउंट पे किया हुआ है, तो यहाँ से आप करोड़ में तो करोड़ में सेलेक्ट करेंगे, लैक्स में तो लैक्स में करेंगे, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। क्योंकि लमसम के केस में आपको क्या करना है कि लमसम के केस में आपको एक ही अमाउंट सेलेक्ट करना होगा, इंस्टॉलमेंट में होगा तो जब आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो वो अमाउंट यहाँ पे इंटर करना होगा। इसके बाद टैक्स डिपॉजिट की डिटेल, टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड करेंटली, यानी कि जो आपने टोटल अमाउंट पेड किया है सेलर को वो अमाउंट ऑन विच TDS टू बी डिडक्टेड, जब यहाँ पे इंटर करेंगे अमाउंट जो आपने टोटल अमाउंट पे किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 60 लाख रुपीज़ डालता हूँ, तो 60 लाख रुपीज़ जब मैं डालूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 60 लाख रुपीज़ आ जाएगा। रेट ऑफ TDS 1% है, यहाँ 1% के रेट से ही TDS कटता है। बेसिक टैक्स TDS अमाउंट टू बी पेड, यहाँ पे 1% के रेट से ये TDS निकाल करके यहाँ कैलकुलेट कर देगा। यदि कोई आपने डिले किया है TDS डिपॉजिट करने में तो वहाँ पे इंटरेस्ट आएगा और लेट फीस भी आएगी, ठीक है। और यहाँ पे टोटल पेमेंट आएगा और वैल्यू इनवर्ड्स, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी।
वैल्यू शुड बी एंटर्ड इन फीस ओनली व्हेन टैक्स पेयर इज लायबल टू पे फी अमाउंट अंडर सेक्शन 234E। यदि टैक्स पेयर 234E के तहत यदि वो कोई भी लेट फीस यदि पेमेंट उसके ऊपर लायबल है तो उसको यहाँ पे फीस का अमाउंट यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टी की डिटेल सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका जो चौथा ऑप्शन है पेमेंट इन्फो का, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यदि आपको तुरंत पेमेंट करना है तो आप ई टैक्स पेमेंट इमीडिएटली पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बैंक अपना सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 बैंक अभी आ रहा है तो आप इसमें नेट बैंकिंग के थ्रू सेलेक्ट करेंगे तो 3 बैंक आएगा, और यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो 2 ही बैंक है, HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यदि आपका इमीडिएटली यदि आप पेमेंट करने जा रहे हैं, आपका बैंक इसमें नहीं आ रहा है, तो आप ई पेमेंट ऑन सब्सिक्वेंट डेट आप कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको अपने बैंक ब्रांच में जाना होगा। जाने के बाद आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम ई पेमेंट इमीडिएटली करते हैं और यहाँ पे हम डेबिट कार्ड का ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड इंटर कर लेना है। इसके बाद हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों प्रोसीड पे करने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है प्लीज़ कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। आगे बढ़ने से पहले आपको अपना पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर लेनी है। टैक्स पेयर की इन्फो, अब जैसे यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल ईयर देखिए आ गया, असेसमेंट ईयर भी आ गया, हेड आ गया 800, पैन नंबर ऑफ बायर आ गया, जो बायर का नेम है वो आ गया, जो सेलर है उसका पैन नंबर कैटेगरी जो है ट्रांसफरी का यानी बायर का कैटेगरी यहाँ पे आ गया, और उसके बाद यहाँ पे जो है पैन नंबर एक्टिव है या नहीं एक्टिव है उसकी डिटेल आ रही है। सेलर का पैन नंबर आ गया, सेलर का यहाँ पे नेम आ गया, सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। आने के बाद प्रॉपर्टी की डिटेल्स और ट्रांसफरी की डिटेल्स सारी आ गई। आपको वेरीफाई करना है कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ट्रांसफरर, उसका भी डिटेल आपके पास आ चुका है, और यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड उसकी भी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। आने के बाद टैक्स डिपॉजिट डिटेल्स यहाँ पे देखिए, जो अमाउंट 60 लाख रुपीस मैंने डाला था वो आ गया, रेट ऑफ TDS आ गया, इंटरेस्ट TDS अमाउंट टू बी पेड 60,000 वो आ गया। ये सारी अमाउंट आ गई, बैंक का नाम भी आ गया, और किस मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन डेबिट हम कर रहे हैं तो डेबिट का ये ऑप्शन आ गया। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट 25 तारीख 25 है, डेट ऑफ TDS डिडक्शन 25/2/2023। अब जैसे क्या था ना कि ये जो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट है ये बेसिकली जो हमने सेलर को पेमेंट किया है उसकी डेट है, ठीक है। तो जिस डेट को आप पेमेंट करेंगे उसी डेट को आपको TDS डिडक्ट करना है, लेकिन जो TDS का जो पेमेंट होगा वो 30 दिन के अंदर करना है, यानी कि 25 फरवरी जब फरवरी का मंथ एंड होने के बाद आपको 30 दिन के अंदर यानी 30 मार्च तक आपको टैक्स का ये जो TDS आपने काटा इसका पेमेंट करना है। तो आज जैसे कि मान लीजिए से फॉर एग्जांपल आज है 18 मार्च, तो हम ड्यू डेट के पहले हम पेमेंट कर रहे हैं TDS का। इसके बाद कंसेंट इज प्रोवाइडेड, यहाँ पे आपको एग्री बटन पे क्लिक करना है और कन्फर्म पे क्लिक करना है। मिशन पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म 26QB पूरा कंप्लीट फॉर्म यहाँ पे आपको दिखेगा। इस तरफ में जितने भी बायर्स की डिटेल्स है वो सारी आएगी, और इस तरफ में सेलर्स की सारी डिटेल्स आएगी। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, एड्रेस आ रहा है बायर का, यहाँ पे एड्रेस आ रहा है सेलर का। इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिटेल्स जो ट्रांसफ़र की गई उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। टैक्स डिपॉजिट की डिटेल्स आ रही है, रेट यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी अमाउंट आपने पे किया है उसका अमाउंट है, बेसिक यहाँ पे जो TDS का अमाउंट डिडक्ट किया गया है जो पेमेंट करना है वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और यहाँ मोड ऑफ पेमेंट हमने ऑनलाइन सेलेक्ट किया था, ऑनलाइन में डेबिट कार्ड हमने सेलेक्ट किया तो वो डिटेल यहाँ पे आएगा, और या इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे तो इंटरनेट बैंकिंग आएगा, बैंक का नाम यहाँ पे आएगा। इसके बाद दोस्तों आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जब आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक 9 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपको मिल रहा है, इस एक्नॉलेजमेंट नंबर के आधार पे आप चाहें तो बैंक में जा कर के भी अपना TDS जो है जमा करा सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था कि आपका बैंक यदि ऑनलाइन मोड में नहीं दिखा रहा है तो आप जो है ऑफलाइन मोड में भी जाके जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर ये मिला है, इसी एक्नॉलेजमेंट नंबर के आधार पे आपका दूसरे बैंक में जा कर के आप जमा कर सकते हैं।
और अपना TDS का जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करा सकते हैं।